पूजा 9 माह की गर्भवती और एक गरीब औरत थी जो अपने पति रोहित के साथ एक झुग्गी में रहा करती थी। रोहित मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। ऐसे ही एक दिन पूजा खाना लेकर रोहित के पास जा रही होती है और जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है, वो देखती है कि उसका पति जो कि काम कर रहा है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और पूजा भागती हुई भीड़ के अंदर जाती है और अपने पति का सर अपने गोद में रखकर बहुत रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, रोहित, ये क्या हो गया? चलिए जल्दी से आंखें खोलिए, देखिए अब तक आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है। आपने और मैंने कई सपने संजोए थे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो आप और मेहनत करेंगे और उसे खूब पढ़ा लिखा कर एक दिन बड़ा इंसान बनाएंगे। आप मुझे ऐसे अकेले रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते। बहन, तुम्हारा इतना ज्यादा रोना तुम्हारे और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए हानिकारक है। देखो, जिसको जाना था वो चला गया। अब तुम्हें अकेले ही अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। रोहित, रोहित उठिए। इस तरह से अपने पति के जाने के बाद पूजा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और अब उसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचता। अब यूं ही 2 दिन बीत जाते हैं और पूजा झुग्गी में खाना बनाने के लिए बैठती है तो वो देखती है कि उसके पास बचा हुआ सारा राशन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिसके बाद पूजा एक बार फिर से अपनी किस्मत को कोसने लगती है, परंतु इस बार पूजा रोती नहीं और अपने पेट में पल रहे बच्चे से कहती है, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे बहुत भूख लगी है, पर तो फिक्र मत कर, तेरी माँ है अभी। क्या हुआ अगर तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए? अब मैं अकेली ही मेहनत करके तुझे इस दुनिया में लाऊंगी और खूब मेहनत करके तुझे एक दिन पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाऊंगी। इतना बोलकर पूजा काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, परंतु पूजा गर्भवती होती है। इस वजह से कोई भी उसे काम पर नहीं रखता, परंतु काफी कोशिशें करने के बाद पूजा को एक ढाबे पर साफ सफाई करने का काम मिल जाता है और पूरे दिन वो उस ढाबे की साफ सफाई करती है। जिसके बाद शाम को पूजा को मात्र 200 रुपए मिलते हैं और साथ ही बचा हुआ ढाबे का कुछ खाना। पूजा उसी खाने से अपना पेट भर लेती है और अपने 200 रुपए बचा लेती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और एक दिन जब पूजा ढाबे पर जाने के लिए निकलने लगती है कि तभी उसे प्रसव पीड़ा होने लग जाती है और उसके आसपास की औरतें उसकी मदद करती हैं। जिसके बाद पूजा एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। अरे पूजा बहन, तुमने लड़के को जन्म दिया है, लगता है ये रोहित भाई साहब ही है। देखो, इनका नया नक्श बिल्कुल रोहित पर गया है। काश कि रोहित जिंदा होते तो वो आज बहुत खुश होते। इतना बोलकर पूजा अपने बच्चे को गोद में लेती है और कुछ दिन बाद जब अपने बच्चे के साथ ढाबे पर जाती है तो वो देखती है कि ढाबे के मालिक ने उसकी जगह किसी और औरत को दे दी है। जिसके बाद पूजा एक बार फिर अपनी गोद में अपने बच्चे को लेकर काम ढूंढने लगती है, परंतु इस बार भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। जिसके बाद उसकी नजर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और वो अपने बच्चे के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर वहाँ के मालिक से बोलती है, मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। आप मुझ पर थोड़ा तरस खाइए और मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें काम दे देता, पर तुम्हारी गोद में छोटा बच्चा है। भला तुम एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर काम कैसे करोगी? मैं सब कर लूंगी मालिक, बस आप मुझे काम दे दीजिए। मालिक, मैं गरीब हूँ पर कमजोर नहीं हूँ, मैं खूब मेहनत करूंगी, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। कंस्ट्रक्शन के मालिक को पूजा पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने पास काम पर रख लेता है। जिसके बाद पूजा बिल्डिंग के बाहर अपनी एक खराब साड़ी से एक झूला बनाकर अपने बच्चे को उसमें रख देती है और खुद ईंटें ढोने का काम करती है। पूजा काम कर ही रही होती है कि उसकी आंखों के सामने एक औरत चक्कर खाकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और मौके पर ही उस औरत की मौत हो जाती है। ये दृश्य देखकर पूजा को अपने पति की मौत याद आ जाती है और वो खुद से बोलती है, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा? नहीं नहीं, मैं मेहनत करूंगी पर अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगी। इस काम में आए दिन किसी न किसी की जान जाती है और मेरे बच्चे का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना बोलकर पूजा अपने बच्चे को गोद में लेकर वहाँ से चली जाती है और दूसरा काम देखने लगती है, परंतु उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। जिसके बाद पूजा अपने बच्चे को लेकर एक फुटपाथ पर बैठ जाती है और कुछ लोग उसे भिखारी समझकर उसके सामने कुछ पैसे फेंक कर चले जाते हैं। ये देखकर पूजा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और तभी उसकी नजर सामने एक औरत पर पड़ती है जो कि उसी की तरह गरीब होती है और उसके 3 छोटे बच्चे होते हैं। उस औरत को अपने बच्चों के साथ अचार और पापड़ बनाते हुए देख
पूजा खुद से बोलती है, रोहित को भी मेरे हाथों का अचार और पापड़ कितना पसंद था। वो जब भी ज्यादा दिहाड़ी कमा कर आते तो बचा हुआ पैसा मुझे देते ताकि मैं उनके लिए अचार पापड़ बना सकूं। इतना बोलकर पूजा अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है, जहां वो अपने पति को खाने के साथ अचार और पापड़ देती है और उसे खाकर उसका पति उसकी खूब तारीफ करता है। ये सब सोचकर पूजा हंसने लगती है और तभी एक बूढ़ी औरत उसे कुछ पैसे देते हुए बोलती है, भगवान इस गरीब औरत और इस बच्चे का भला करे। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूजा अपनी यादों से निकलकर अपने सामने रखे पैसे को उठाकर खुद से बोलती है, जब वो एक गरीब माँ इतनी मेहनत कर सकती है और अपने 3 बच्चों को पाल सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं, मेरी तो एक ही संतान है। अब पूजा अपनी झुग्गी में जाती है, जहां वो अपने बचाए हुए सभी पैसों को निकालकर मार्केट से अचार और पापड़ बनाने का सामान लाती है और अपने हाथों से अचार पापड़ बनाकर उन्हें मार्केट में ले जाकर बेचती है। पहले ही दिन उसके अचार और पापड़ काफी मात्रा में बिक जाते हैं। ये देखकर पूजा को बहुत खुशी होती है और वो घर जाकर एक बार फिर से दुगनी मेहनत करती है और पहले से भी ज्यादा अचार और पापड़ बनाती है। अब इसी तरह से पूजा अचार पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती है और इस तरह से मेहनत करके वो अब अपने बेटे की परवरिश अच्छे से करने लगती है। अब समय के साथ उसका बेटा दिवाकर भी बड़ा हो जाता है और स्कूल जाने लगता है। ऐसी ही एक बार की बात है, पूजा मार्केट में अचार पापड़ बेच रही होती है, तभी दिवाकर स्कूल से आता है और अपनी माँ के गले लगकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, वो औरत कौन है जो इतनी धूप में सड़क पर सो रही है? कौन औरत बेटा? अब दिवाकर अपने हाथों से इशारा करता है और पूजा देखती है कि सड़क पर एक औरत घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है और उसके पास 2 साल की बेटी बैठकर रो रही है। ये देखकर पूजा दिवाकर को दुकान के पास छोड़ देती है और खुद हाथों में पानी लेकर उस औरत की सहायता करने के लिए जाती है। अब पूजा उस औरत के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें गिराती है और वो औरत होश में आ जाती है, जिसके बाद पूजा उससे बोलती है, तुम कौन हो बहन और तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? मेरा नाम नीलम है और मेरी ये हालत मेरे शराबी पति ने करी है, जो शराब पीकर अक्सर मुझे मारा करता है। मैं सिलाई का काम करके अपना घर चलाती थी, पर मेरा पति मुझसे सारे पैसे छीन लेता और मुझे मारा पीटा करता। पर आज तो हद ही हो गई। आज मेरा पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आया और उसने हम माँ बेटी को घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल तो कर रहा है कि मैं अपनी बेटी के साथ जाकर कहीं खुदकुशी कर लूं। खुदकुशी इंसान को कमजोर करती है। बहादुर इंसान तो मेहनत करता है और तुम्हें तो सिलाई करना आता है। तुम तो सिलाई करके खुद अकेले अपनी बेटी को पाल सकती हो। इतना बोलकर पूजा उसे अपने साथ ले जाती है और एक सिलाई मशीन दिलाती है, जिसके बाद सिलाई करके नीलम अपना घर चलाती है और अपनी बेटी को पालती है। इस तरह से अब पूजा हर गरीब माँ की मदद करती है जो मेहनत करके अपने बच्चों को पालती है। समय के साथ अब दिवाकर भी बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बन जाता है और इस तरह से एक गरीब माँ की मेहनत रंग लाती है। शोभा एक 70 साल की बूढ़ी औरत थी जो अपने घर में अपनी बहू तारा के साथ रहा करती थी। शोभा एक अच्छे घर से थी, पर फिर भी वो 1 नंबर की लालची थी। ऐसे ही एक बार शोभा बाहर मार्केट में सब्जी लेने जाती है, तभी उसे चाउमीन की खुशबू आती है और वो जल्दी से चाउमीन वाले के पास जाती है। भैया, मेरी बहू बहुत बुरी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम मुझे थोड़ी सी चाउमीन दे दो, मैं तुम्हारे पैसे फिर कभी दे दूंगी। अपने सामने एक 70 साल की बूढ़ी औरत को इस तरह से देखकर चाउमीन वाले का हृदय पिघल जाता है और वो उसे थोड़ी सी चाउमीन दे देता है। कोई बात नहीं अम्मा, तुम अभी चाउमीन खा लो, तुम्हारे पास जब पैसे हो तब मुझे पैसे दे देना। इस तरह से शोभा चाउमीन लेकर साइड में बैठकर चाउमीन को बड़े ही चाव से खाने लगती है और कुछ देर बाद सब्जी लेकर घर जाती है। घर जाने के बाद शोभा देखती है कि आज उसकी बहू ने खीर पूरी बनाई है। अब शोभा से रहा नहीं जाता और वो खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो घर में खीर और पूरी बनी है। बस जल्दी से मेरी ये निकम्मी बहू जाए और मैं खीर पूरी खाऊं। इस तरह से शोभा अपनी बहू पर नजर रखती है और जैसे ही तारा किचन से बाहर जाती है, जल्दी से शोभा किचन में जाकर बड़े से बर्तन में खीर पूरी भरकर खाने लगती है और अपने कमरे में खाने के लिए चली जाती है।
अब शोभा मजे लेकर खीर पूरी खा रही होती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और शोभा दरवाजा खोल कर देखती है कि उसकी बहू उसके कमरे की ओर आ रही है। ये देखकर शोभा खुद से बोलती है, ये मुझे कभी शांति से नहीं रहने देगी, पर कोई बात नहीं, जब तक ये मेरे कमरे में आएगी मैं सारी खीर चट कर चुकी होंगी और बाहर जाकर दोबारा से और खीर पूरी खा लूंगी। इस तरह से शोभा सारी खीर चट कर जाती है और गंदे बर्तनों को छुपा देती है। कुछ देर बाद तारा शोभा के कमरे में आती है और उसे खाने के लिए बुलाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शोभा अपने घर की छत पर खड़ी होती है। तभी वो अपनी एक पड़ोसन की साड़ी देखती है। अरे वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर है और एक मेरी साड़ी कितनी गंदी है। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर उस साड़ी को ले लेती हूँ। इस तरह से शोभा अपनी पड़ोसन के घर जाती है। अब अरे बहन, कैसी हो? आजकल तुम नजर नहीं आती। अरे क्या करूं बहन, मेरी बहू मुझे कहीं जाने ही नहीं देती है। मेरा बड़ा ख्याल रखती है, खासकर मेरी पसंद और नापसंद का। अरे बहन, तेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है। भगवान करे तेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मेरी बहू छोड़, तू बता बहन, तू कैसी है? और आज इतने दिनों बाद तू मेरे घर कैसे आई? अब मैं तो बस ठीक हूँ, भगवान की दया से। वैसे मेरी साड़ी ना जाने कैसे उड़कर तेरी छत पर चली गई, बस मैं वही लेने आई थी। अच्छा, तो ये बात है, तो रुक, मैं अपनी बहू को बोल देती हूँ, वो तेरी साड़ी छत से ले आएगी। अरे नहीं नहीं बहन, क्यों बहू को कष्ट देती हो? वो बेचारी पूरा दिन घर का काम करके वैसे ही थक जाती होगी। मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ अपनी साड़ी। इस तरह से शोभा छत पर जाकर अपनी पड़ोसन की साड़ी ले आती है और अपने कमरे में जाकर उसे अपने संदूक में रख देती है। इसी तरह से शाम हो जाती है और एक बार फिर शोभा बाजार सब्जी लेने के लिए जाती है और उसी चाउमीन वाले के पास खड़ी होकर उससे बोलती है, अरे बेटा, आज तो मुझे 1 प्लेट चाउमीन और दे दे, आज मैं तेरे पैसे लेकर आई हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस आप खुश हो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लीजिए आपकी चाउमीन। इस तरह से चाउमीन वाला एक बार फिर शोभा को चाउमीन दे देता है। शोभा चाउमीन खाने के बाद के थोड़ी देर बाद रोते हुए चाउमीन वाले से बोलती है, अरे बेटा, मेरा पर्स कहाँ चला गया? यही तो था। क्या हुआ अम्मा? बेटा, मेरा पर्स नहीं मिल रहा और उसमें कुछ पैसे भी रखे थे और गहने भी। मुझे वो गहने सुनार वाले को देने थे, पर लगता है किसी ने मेरा पर्स मार लिया। अब मैं तुझे तेरे पैसे कहाँ से दूंगी बेटा? इस तरह से शोभा बैठकर रोने लगती है। कोई बात नहीं अम्मा, आप शांत हो जाइए। पैसे कहीं नहीं भागे जा रहे, आप अगली बार आकर पैसे दे जाना। चाउमीन वाले की ये बात सुनकर शोभा मन ही मन खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और मन ही मन बोलती है, कितनी आसानी से इस चाउमीन वाले को मैंने आज फिर से बेवकूफ बना दिया। अब इस तरह से शोभा का लालच दिन पर दिन बढ़ता जाता है। अब उसे जो अच्छा लगता वो उस सामान को चुरा लिया करती या सामने वाले को बेवकूफ बनाकर उनसे वो सामान ले लिया करती। जो चीज मुझे पसंद आती है वो चीज मैं हासिल करके ही रहती हूँ। बहुत बढ़िया। अब शोभा का लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहती है। ऐसे ही एक दिन शोभा पार्क में टहलने जाती है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपना मोबाइल बेंच पर रखकर एक्सरसाइज कर रही होती है। उस लड़की का फोन देखकर शोभा के मन में लालच आ जाता है। अरे कितना बढ़िया फोन है, काफी महंगा लगता है। एक काम करती हूँ, इस फोन को मैं ही रख लेती हूँ। हाँ। इस तरह से लालची बुढ़िया आराम से उस बेंच पर जाकर बैठ जाती है और तुरंत उस फोन को उठाकर वहां से चलने लगती है। तभी वो फोन बज पड़ता है और वो लड़की शोभा को उसका फोन लेते हुए देख लेती है। अम्मा,
मेरा फोन आपके हाथों में क्या कर रहा है? तेरा फोन मेरे हाथों में? हाँ, मेरा फोन आपके हाथों में। कहीं आप मेरा फोन चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि तेरा फोन चोरी करूँ। और वैसे भी इस उम्र में इतना महंगा फोन लेकर मैं क्या करूँगी। वो तो तेरा फोन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था, तो बस ये उठाकर मैं पूछने ही जा रही थी कि ये फोन किसका है। इतने में ये फोन बजने लगा और तूने कहा कि तेरा फोन है। शोभा की ये बात सुनकर लड़की शोभा से अपना फोन लेकर उसे धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद शोभा मन ही मन खुद से बोलती है, भगवान का शुक्र है जो मैं बच गई, वरना आज तो मैं पकड़ी ही जाती। इस तरह से शोभा वहां से जाने लगती है और तभी उसकी पड़ोसन उसे देख लेती है और वो देखती है कि शोभा ने उसी की साड़ी पहनी है जो काफी समय से उसे मिल ही नहीं रही थी। अब वो तुरंत शोभा के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे ये तो मेरी साड़ी है, पर मेरी साड़ी तुम्हारे पास कैसे गई? मैं कितने दिनों से इस साड़ी को ढूंढ रही थी। अरे नहीं नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है, ये साड़ी तो मेरी है। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। अरे ये मेरी साड़ी है। तभी पार्क वाली लड़की शोभा और उस बूढ़ी औरत को लड़ते हुए देखती है और उन दोनों के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? अरे देखो ना, ये मेरी मन पसंदीदा साड़ी है जो मुझे मेरी माँ ने दी थी, पर ना जाने इनके पास कैसे आ गई। अब ये बोलती है कि ये साड़ी इनकी है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने मेरा फोन भी लेने की कोशिश की। अम्मा, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में इतना लालच करते हुए? इस तरह से शोभा की पड़ोसन और वो लड़की मिलकर शोभा को बहुत जलील करते हैं, जिसके बाद शोभा तिलमिलाकर घर आ जाती है। अब इस तरह से शोभा अपने पूरे गांव में लालची बुढ़िया के नाम से मशहूर हो जाती है। और जब ये खबर तारा के कानों में जाती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये सब कुछ क्या है? आप पूरे गांव में लालची बुढ़िया के नाम से फेमस हो रही हैं। आखिर आप दूसरों के सामान पर इतना लालच क्यों करती हैं? हमारे पास किस चीज की कमी है? आप मुझसे बोलिए, आप जो मांगेंगी मैं आपको लाकर दूंगी। तुझे मुझसे क्या मतलब है बहू? मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, घर में आ रही हूँ या नहीं, तुझे कोई मतलब नहीं होता। क्या कभी तूने आकर मेरे पैर दबाए? जब तू बाजार से होकर आती है तो क्या कभी तूने मुझसे पूछा कि माँ जी आपको क्या चाहिए? जब घर में तू पकवान बनाती है तो क्या मुझे आकर कभी देती है? बस तेरी वजह से मैं लालची बनी और दूसरों की चीजों पर लालच करने लगी। अपनी सास की बात सुनकर तारा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद तारा अपनी सास की खूब सेवा करती है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती, जिस वजह से शोभा के अंदर का लालच भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है।